हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने चैप्टर शुरू किया था लास्ट टाइम, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसके फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस, तीनों टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो कि हमें बहुत डिटेल में नहीं करने हैं, सिर्फ हर एक सोर्स का मीनिंग और उसके एक एक दो फीचर्स करेंगे। लेकिन उससे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस on the different basis. So let's learn about the classification of sources of finance and the difference between the two types of funds, the borrowed funds and the own funds. So let's connect to commerce and learn about these topics. बच्चों, सिलेबस में हमारे दो ही कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं जो हमें करने हैं, ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। पर यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन देखिए कि जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उनको तीन तरह से क्लासिफाई करा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। तो टाइम पीरियड के हिसाब से बच्चों तीन तरह के फंड्स क्लासिफाई किए गए हैं। जो 5 इयर्स और ग्रेटर देन द 5 इयर्स की टर्म के होते हैं उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेस। जो कि 1 से 5 साल तक के लिए होते हैं उनको हम कहते हैं मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और जो 1 साल से भी कम पीरियड के लिए फाइनेंस अवेलेबल होता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर उनके नाम भी मैंने लिखे हैं, देखिए। जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उसमें नाम है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग्स, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो ये सारे सोर्सेज जो हैं इनसे जो बिजनेस को फाइनेंस मिलता है वो 5 साल से ज्यादा की ड्यूरेशन का फाइनेंस मिलता है। और अगर बिजनेस को 1 से 5 साल तक के लिए फंड्स चाहिए तो इनमें से कोई सा भी सोर्स बिजनेस यूज कर सकता है। लोन्स लिख के मैंने छोड़ दिया, लेकिन जब भी हम लोन्स की बात करेंगे लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो कंप्लीट होगा। पब्लिक डिपॉजिट्स एक और सोर्स है जिससे बिजनेस को फाइनेंस मिलता है फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 5 इयर्स। एंड लीज फाइनेंसिंग, यहाँ पे मैंने क्रॉस इसलिए लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मीडियम टर्म का नहीं है, क्योंकि ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका सिर्फ आपको नाम जानना है कि लीज फाइनेंसिंग कम्स अंडर मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। और इसके अलावा कोई डिटेल में हमें इसको नहीं करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो इस साल दिया गया है। फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो 1 साल के लिए मैंने आपको बताया, उसमें आते हैं ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल पेपर, बैंक्स, फैक्टोरिंग एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। लेकिन इसमें भी मैंने यहाँ पे 2 के आगे क्रॉस लगा दिया है क्योंकि कमर्शियल पेपर और फैक्टोरिंग वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ बच्चों कि आप एनसीईआरटी को फॉलो तो करिए, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स या चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप एनसीईआरटी को मत फॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी में इतने सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अब सिलेबस में नहीं है, और थोड़े से ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो सिलेबस में है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, क्योंकि वो थोड़ी सी पुरानी प्रिंटिंग की एनसीईआरटीज अवेलेबल हैं अभी। तो इसीलिए बिल्कुल जो मैं आपको राइट और रॉन्ग करके बताती हूँ या शुरू के ही चैप्टर में मैं आपसे सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ, वो इसीलिए कर लेती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि कौन से टॉपिक्स हमें करने और कौन से टॉपिक्स हमें नहीं करने। तो ये लिस्ट बना लीजिए अपने पास। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, मीडियम टर्म में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं और शॉर्ट टर्म में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि बस इस पे इतना ही आपको याद करना है और इससे आगे जो है हमें इस बेसिस पे आगे फर्दर स्टडीज नहीं करनी है। फिर उसके बाद जो हमें एक्चुअली स्टडी करने हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। या तो ओनर्स फंड होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि जो ओनर्स के अपने फंड होते हैं, जैसे हमने देख रखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल ट्रेडर कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो ओनरशिप कैपिटल होता है। पार्टनरशिप फर्म्स में जो पार्टनर्स कैपिटल लेकर आते हैं वो ओनरशिप कैपिटल होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मेंबर्स शेयर्स खरीद के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स बनते हैं उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो ओनरशिप कैपिटल होता है। इसी तरह से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी जो शेयर्स इशू किए जाते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो,
या फिर जो कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है उसमें से जो पैसा बचाती है उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग्स या प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये जो है वो ओनर्स फंड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो तीनों कैटेगरीज हैं इनको हमें थोड़ा सा डिटेल में करना है, इनके भी सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं, एडवांटेजेस लिमिटेशंस नहीं है। हम सिर्फ इनके मीनिंग देखेंगे और एक एक दो दो फीचर्स देखेंगे। सेकेंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बोरोड फंड्स, मतलब जो फंड्स किसी बाहर वाले से लिए जाते हैं। तो उसमें आप लिस्ट देख लीजिए, डिवेंचर्स हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, लीज फाइनेंसिंग है, कमर्शियल पेपर्स हैं, ट्रेड क्रेडिट है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हैं और फैक्टोरिंग है। तो कुछ फंड्स जो यहाँ पे मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में थे वो यहाँ से आ गए बोरोड फंड्स में, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बोरो कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए बोरो कर रहे हैं कैटेगरी तो उनकी बोरोड फंड्स ही रहेगी। तो ये सारी लिस्ट है बोरोड फंड्स की, वो फंड जो कंपनी बाहर से बोरो करती है उसके ओनर्स के वो फंड नहीं होते हैं। क्लियर बच्चों? तो अब आप अगर देखेंगे जो थर्ड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ओनर्स फंड मतलब इंटरनल फंड्स और बोरोड फंड्स मतलब एक्सटर्नल फंड्स। लेकिन एक डिफरेंस अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि प्रेफरेंस शेयर्स मैंने ओनर्स फंड में तो लिखे हैं लेकिन इंटरनल फंड्स में मैंने नहीं लिखे हैं। द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस इज कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हाइब्रिड सिक्योरिटीज होते हैं, उनके कुछ फीचर्स ओनरशिप के होते हैं और कुछ फीचर्स बोरोअर्स के होते हैं। तो इसीलिए उनको इंटरनल सोर्सेज में ना रखकर एक्सटर्नल सोर्सेज में रखा जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। तो इसको आपको याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। आपसे अगर इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के सोर्सेज पूछे जाए या ओनर्स फंड के सोर्सेज पूछे जाए सेम है सिवाय प्रेफरेंस शेयर्स के, और बोरोड फंड्स के जो भी लिस्ट है और जो एक्सटर्नल सोर्सेज की जो भी लिस्ट है वो भी सेम है सिवाय प्रेफरेंस शेयर्स के। ठीक है? और बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है। इस क्लासिफिकेशन चार्ट के बाद हम अभी डिफरेंस देख लेंगे ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स में, और जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन दे रखा है वो डिफरेंस पे ही क्वेश्चन दे रखा है। छोटी सी एक केस स्टडी बना रखी है और उसके बाद उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी हम डिफरेंस देख लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे नंबरिंग डाल रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर्फ यही इस साल हमारे सिलेबस में है, यही 8 सोर्सेस करेंगे। अगर लोन्स को हम 2 कैटेगरीज में बांट दें, लोन्स फ्रॉम बैंक्स अलग कर दें और लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग कर दें, तो ये 9 हो जाएंगे बस। इससे ज्यादा हमें सोर्सेस नहीं करने हैं। तो ये बार बार मैं आपसे कह रही हूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी नंबरिंग कर लीजिए। डिफरेंस ओन फंड्स और बोरोड फंड्स का हम अभी देख लेते हैं, बाकी आप क्लासिफिकेशन जो है बिल्कुल इसी तरह से याद कर लेंगे। देखिए बच्चों अपने स्क्रीन पर ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स पर डिफरेंस मैं यहां पर आपके साथ शेयर कर रही हूं। 5-6 बेसिस पे इन दोनों में कंपैरिजन किया गया है। इस कंपैरिजन को आप समझ लेंगे तो आगे जब हम इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे तो वो समझने में भी आपको काफी आसानी होगी। सबसे पहले देखिए मीनिंग की बेसिस पे ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स के मीनिंग दे रखे हैं। ओनर्स फंड मीन्स फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स of an enterprise which may be a sole trader or a partner or a shareholder of a company. Apart from capital, it also includes profits reinvested in the business. मतलब जो ओनर्स प्रोवाइड करेंगे वो ओनर्स फंड होंगे और उसमें कैपिटल भी आएगा और जो प्रॉफिट्स रीइन्वेस्ट होंगे बिजनेस में वो भी आएंगे। और बोरोड फंड्स की डेफिनेशन में दे रखा है, बोरोड फंड्स रेफर्स टू द फंड्स रेज्ड थ्रू द लोन्स और बोरोइंग्स। तो जो बोरोइंग्स और लोन्स के थ्रू फंड्स रेज किए जाएंगे वो बोरोड फंड्स हैं, जो बिजनेसमैन अपना पैसा लगाएगा वो ओन फंड्स हैं। तो मीनिंग तो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देख लेते हैं सोर्सेज। सोर्सेज मैंने बिल्कुल अभी आपको बताए, ओन फंड्स के सोर्सेज दे रखे हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, और कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, उनके भी आप नाम याद कर सकते हैं, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर। इनको कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स,
एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, ये सारे ओन फंड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंस की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन चार्ट में नहीं बताए थे, पर इनके नाम आप याद कर सकते हैं सिर्फ, बाकी इनकी कोई डिटेलिंग आपको नहीं जाननी है। बोरोड फंड्स की कैटेगरी में देखिए बच्चों, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो ये आप याद कर लीजिए, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ओन फंड्स एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड्स। फिर उसके बाद टाइम पीरियड भी बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं। द ओनर्स कैपिटल रिमेन्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड ऑफ द बिजनेस। तो इसमें आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 5 साल से ज्यादा की ड्यूरेशन के लिए, और इसको वापस नहीं लौटाना होता टू द इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। और जो बोरोड फंड्स होते हैं, such sources provide funds for a specific period on certain terms and conditions and have to be repaid after the expiry of that period. तो जो बोरोड फंड्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, 1 साल तक का भी होता है, 1 से 5 साल तक का भी होता है, और 5 साल से ज्यादा भी होता है, लेकिन वो फंड्स जो हैं वो कंपनी को लौटाने पड़ते हैं, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं और लौटाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद रिटर्न्स देखिए, रिटर्न ऑन द ओनर्स फंड इज कॉल्ड डिविडेंड। जो पैसा वापस मिलता है ओनर्स को इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम, उस पर्टिकुलर टर्म को क्या कहते हैं, डिविडेंड, which is a part of the profit after tax distributed among the shareholders. Dividend is payable only when there are profits available to the company. मतलब वो डिविडेंड आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट्स बचते हैं उसमें से पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को, और वो पे करना कंपलसरी नहीं है। उसके अलावा देखिए, बोरोड फंड्स का रिटर्न की बेसिस पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी पेड टू द बोरोअर्स ऑन सच फंड्स. At times it puts a lot of burden on the business as payment of interest is to be made even when the earnings are low and when the loss is incurred. यहाँ देखिए कि ओन फंड्स पे जो रिटर्न मिलता है उसे कहते हैं डिविडेंड, बोरोड फंड्स पे जो रिटर्न मिलता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट। डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है, इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है। तो डिविडेंड का कोई फिक्स बर्डन नहीं होता है कंपनी पे कि पे करे या ना करे, लेकिन इंटरेस्ट पे करने का एक फिक्स बर्डन होता है, रीपेमेंट का भी बर्डन होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, सिक्योरिटी, इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिक्योरिटी। जब मेरे अपने ही फंड्स हैं, कंपनी के अपने ही फंड्स हैं, तो कंपनी को किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। कंपनी के अपने ही फंड्स हैं तो उस पर कंपनी को सिक्योरिटी क्यों देनी पड़ेगी? जब किसी से बोरो करते हैं तो जो लेंडर होता है, जो कंपनी को फंड्स देता है, उसको ये सिक्योरिटी देनी पड़ती है कंपनी को कि अगर हम टाइम पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट या टाइमली रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हम नहीं कर पाए, तो आप ये कुछ असेट्स हैं उनको गिरवी रख लीजिए, इसे बेचकर आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो जब कंपनी बोरो करती है आउटसाइडर्स से, तो उसको कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है वो देनी पड़ती है, अदरवाइज जो है वो लेंडर्स हेसिटेट करते हैं टू प्रोवाइड द लोन और टू गिव एनी अमाउंट टू द कंपनी। लास्ट पॉइंट देखिए बच्चों, कंट्रोल। Such capital forms the basis on which owners acquire their rights of control of management. जो ओनर्स फंड होते हैं, जो लोग पैसा कंपनी में लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, उनके पास कंपनी को कंट्रोल करने के भी राइट्स होते हैं। So owners are called the controllers of the company. They have the voting rights. They have the right to participate in the meetings of the company. So they have every right to decide about the working of the company. लेकिन जो borrowed funds होते हैं, it does not carry any right of control of management. तो जिनसे कंपनी पैसा उधार लेती है उनके पास कोई ओनरशिप राइट नहीं होता, कोई कंट्रोल राइट नहीं होता, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। बस उनसे कुछ समय के लिए पैसा लिया जाता है, उस पे उनको इंटरेस्ट दे दिया जाता है और कुछ टाइम बाद उनका जो हमने पैसा लिया होता है उसको भी लौटा दिया जाता है। तो इन 5-6 बेसिस पे हमने ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स को कंपेयर कर लिया। अब हम जितने भी ओनर्स फंड हैं जो मैंने टिक किए थे या जितने भी बोरोड फंड्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, एक एक करके स्पेसिफिकली उनको डिस्कस कर लेंगे ताकि वो आपको डिटेल में समझ में
आ जाएं। सो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वेदर दे आर इन द कैटेगरी ऑफ ओन फंड्स और दे आर इन द कैटेगरी ऑफ द बोरोड फंड्स। इससे पहले आप जो मैंने इससे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, जिसमें मैंने फाइनेंस का मीनिंग, उसका नेचर, उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी, उसे भी देख लीजिए। मैंने उसमें दोनों वॉल्यूम्स की वेटेज भी डिस्कस की थी। साथ साथ मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करती रहती हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में आएगा, क्योंकि वो उसी हिसाब से सैंपल पेपर में दिया हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सारी वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम देखते रहा करिए, ताकि आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पीछे के चैप्टर्स की रिवीजन होती रहे और हम कनेक्टेड रहे, हम पीछे के चैप्टर्स और टॉपिक्स को भूले नहीं। सो प्लीज वॉच ऑल द वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल द टाइम, so if you do that, I get motivation. See you next time. Till then, stay healthy and stay connected. Goodbye.